मैं डॉ जियोफ ग्रीन का परिचय देना चाहूँगा, जो यहाँ के एक प्रमुख अस्पताल में जेरियाट्रिशियन है। नमस्ते जियोफ। जेरियाट्रिशियन क्या होता है? जेरियाट्रिशियन एक विशेषज्ञ होता है जो बुज़ुर्ग लोगों के साथ काम करता है। आमतौर पर हम मुख्य रूप से आंतरिक चिकित्सा में चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित होते हैं और फिर हम बुज़ुर्ग लोगों की देखभाल और उन बीमारियों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं जो बुज़ुर्गों को प्रभावित करती हैं। और वर्षों से कई जेरियाट्रिशियन स्ट्रोक चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि स्ट्रोक बुज़ुर्ग आयु वर्ग में एक सामान्य स्थिति है। इसलिए हम में से कई लोग स्ट्रोक विशेषज्ञ बन गए हैं। और मुझे जेरियाट्रिशियन की सेवा प्राप्त करने के लिए कितनी उम्र का होना चाहिए? ये एक कठिन प्रश्नों में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। बुजुर्ग लोगों में क्षमताओं और फिटनेस की सबसे बड़ी विविधता होती है। लेकिन आमतौर पर अधिकांश सेवाएं 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लेती हैं, अधिकांश जेरियाट्रिक्स सेवाएं। अगर मुझे लगता है कि जेरियाट्रिशियन मेरी मदद कर सकता है, तो मैं आप तक कैसे पहुँच सकता हूँ? आमतौर पर प्राथमिक देखभाल डॉक्टरों जैसे सामान्य चिकित्सकों के माध्यम से, हालांकि हम में से कई लोग फिजियो और व्यावसायिक चिकित्सकों जैसे अन्य पेशेवर समूहों से भी रेफरल लेते हैं। कुछ जेरियाट्रिशियन जिला नर्स सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इसलिए हम विभिन्न स्वास्थ्य पेशेवरों से रेफरल के लिए काफ़ी खुले हैं। लेकिन आमतौर पर प्राथमिक देखभाल सामान्य चिकित्सक वह व्यक्ति होता है जो पहले रेफरल शुरू करता है। तो अगर मुझे स्ट्रोक होता है तो मैं अस्पताल में जेरियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलूँगा। अस्पताल में जेरियाट्रिशियन मेरे लिए क्या करेगा? जेरियाट्रिशियन इन दिनों अस्पताल में स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्ट्रोक निरंतरता के सभी हिस्सों में काम करते हैं। हम में से कुछ लोग फ्रंट एंड में काम करते हैं, अगर आप चाहें तो, जो स्ट्रोक के तीव्र हिस्से में होता है, तीव्र वार्डों में। लेकिन काफ़ी सारे जेरियाट्रिक्स पुनर्वास क्षेत्र में भी काम करते हैं और बुज़ुर्ग लोगों के लिए पुनर्वास जेरियाट्रिशियन के लिए एक पारंपरिक कार्य क्षेत्र रहा है। समुदाय में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं जो मेरी या मेरे प्रियजन की मदद कर सकती हैं जब मैंने या उन्होंने स्ट्रोक का अनुभव किया हो? हमारे काम का एक हिस्सा वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अस्पताल छोड़ने के बाद घर पर लोगों की सहायता है। तो हमारे काम का एक पहलू समुदाय में काम है। आमतौर पर समुदाय में लोगों के लिए सहायता होती है पुनर्वास के साथ, ताकि वे अपने स्ट्रोक के बाद इन पेशेंट प्रगति के बाद की प्रगति को जारी रख सकें। इसलिए घर में सामुदायिक पुनर्वास एक सेवा है जो कई क्षेत्रों में स्थापित की जा रही है, और ये एक बहुत ही उपयोगी सेवा है। हमारे पास आउट पेशेंट सेवाएं हैं, विशेष रूप से फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा के संदर्भ में, जहां स्ट्रोक के मरीज़ उन पेशेवर समूहों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा स्ट्रोक फॉलोअप क्लिनिक भी है, जहां हम स्ट्रोक के मरीज़ों की मदद करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आगे के स्ट्रोक को रोकने के लिए सब कुछ किया गया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्षेत्रों में डे वार्ड भी होते हैं, जहां मरीज़ कुछ घंटे वार्ड में बिताते हैं, जहां उन्हें फिजियोथेरेपी या व्यावसायिक चिकित्सा के लिए थेरेपी मिलती है, और अक्सर वहां भोजन करते हैं और फिर रात में अपने घरों में सोने के लिए लौट जाते हैं। तो ये एक डे वार्ड गतिविधि है। कुछ लोग घर लौटने के लिए पर्याप्त स्वस्थ नहीं होते हैं और वे आवासीय देखभाल में जा सकते हैं। आवासीय देखभाल क्या है और वे क्या प्रदान करते हैं? आवासीय देखभाल आमतौर पर उस प्रकार के निवास को संदर्भित करती है जहां लोग एक रिटायरमेंट विलेज में रह सकते हैं, या वे एक रेस्ट होम या अस्पताल में रह सकते हैं। शब्द देश से देश में भिन्न होते हैं, लेकिन ये वे सामान्य शब्द हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। आवासीय देखभाल का महत्व यह है कि यह लोगों को उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है, और चिकित्सा सहायता जो उन्हें आवश्यक हो सकती है जब यह उनके प्रियजनों के लिए अपने वातावरण में प्रदान करना संभव नहीं होता। और अक्सर आप व्यक्ति के वातावरण में काफ़ी सहायता प्रदान नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को व्यक्तिगत देखभाल सहायता मिल सकती है, जहां कोई व्यक्ति आता है और उन्हें स्नान करने में मदद करता है या उन्हें कपड़े पहनने में मदद करता है, और यह 1 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन या कुछ घंटे 1 दिन के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। लेकिन जहां व्यक्ति को उससे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, कभी कभी उन्हें रेस्ट होम देखभाल या अस्पताल, दीर्घकालिक जेरियाट्रिक अस्पताल देखभाल की आवश्यकता होती है। रेस्ट होम देखभाल आमतौर पर व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होता है, और कभी कभी आमतौर पर कुछ गतिशीलता होती है, लेकिन उन्हें कुछ नर्सिंग सहायता की आवश्यकता होती है। जबकि कोई व्यक्ति जो अधिक विकलांग होता है और 24 घंटे नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता होती है, वह अस्पताल में होगा। अगर मैं किसी की देखभाल कर रहा हूँ जिसने स्ट्रोक का अनुभव किया है, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे?
धैर्य रखें और समझें कि उस व्यक्ति ने क्या सहा है। हर संभव मदद प्राप्त करें। मजबूत और दृढ़ न बनें। याद रखें कि आपको मदद और सहायता की आवश्यकता है। उस व्यक्ति की दैनिक देखभाल में सहायता के लिए मदद प्राप्त करें। याद रखें कि स्ट्रोक के मरीज सुधार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें समय लगता है और स्ट्रोक परिवारों को बहुत धैर्य रखना चाहिए और व्यक्ति को जो हुआ है उससे उबरने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ समय लेता है। ये एक लंबी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया है और जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें राहत देखभाल का उपयोग करें। ओह, ठीक है। आपकी देखभाल में मदद करने के लिए उस व्यक्ति की देखभाल में जो स्ट्रोक का अनुभव कर चुका है। राहत देखभाल क्या है? राहत देखभाल वह होती है जहां व्यक्ति एक अस्पताल या एक रेस्ट होम में एक छोटी अवधि के लिए जाता है, आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह के लिए, ताकि देखभाल करने वालों को एक ब्रेक मिल सके। और राहत देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है ताकि देखभाल करने वाले को अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने का अवसर मिल सके, एक ब्रेक ले सके, थोड़ी छुट्टी ले सके और फिर से अपने प्रियजन की देखभाल करने के लिए ताजगी महसूस कर सके। राहत देखभाल आमतौर पर रेस्ट होम में होती है, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में अस्पतालों में भी प्रदान की जाती है। ये इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना निर्भर है। अगर वे बहुत निर्भर हैं तो उन्हें अस्पताल में राहत देखभाल की आवश्यकता हो सकती है, और कुछ क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में ये स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सब्सिडी दी जाती है और मुफ्त होती है। यह कितना महत्वपूर्ण है कि मैं इस राहत देखभाल का लाभ उठाऊं जो मुझे प्रदान की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति देखभाल कर रहा है उसे एक ब्रेक मिले। और कुछ देखभाल करने वालों को जाने देने में कठिनाई होती है और व्यक्ति को 1 या 2 सप्ताह के लिए किसी अन्य संस्थान में जाने देने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे कहते हैं कि उनका पूरा जीवन वास्तव में उस व्यक्ति की देखभाल बन गया है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वे उस ब्रेक को लें और खुद को फिर से ताजगी पाने का मौका दें और विकलांग व्यक्ति की देखभाल के लिए ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें। और मैं अक्सर परिवारों से कहता हूँ और स्ट्रोक के मरीजों से कहता हूँ, अगर वे राहत देखभाल में जाने के लिए उत्सुक नहीं हैं तो यह आपको अधिक समय तक स्वतंत्र और घर पर रखेगा। इसलिए राहत में जाना बढ़ती निर्भरता का संकेत नहीं है, यह आपको अधिक समय तक घर पर रखकर आपकी स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि आपके देखभाल करने वाले थकान महसूस नहीं करेंगे। मैं अपने परिवार के सदस्यों या अपने बच्चों को क्या सलाह दे सकता हूं ताकि वे मेरे प्रियजन की देखभाल में मेरी मदद कर सकें जिन्होंने स्ट्रोक का अनुभव किया है? मुझे लगता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आपको आवश्यक भावनात्मक समर्थन प्रदान करें, लेकिन उससे भी अधिक देखभाल करने वालों को वास्तव में व्यावहारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। कभी कभी परिवार सोचते हैं कि फ़ोन कॉल या ईमेल या इस प्रकार की संचार पर्याप्त है, लेकिन अक्सर लोगों को व्यावहारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्हें डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स में मदद के लिए किसी की ज़रूरत होती है, उन्हें खरीदारी में मदद के लिए किसी की ज़रूरत होती है, उन्हें किसी की ज़रूरत होती है जो आकर स्ट्रोक मरीज़ के साथ कुछ समय बैठे जब देखभाल करने वाला व्यक्ति आराम कर सके। और यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह की व्यावहारिक मदद प्रदान की जाए। और अक्सर परिवारों के लिए यह उपयोगी होता है कि कोई रोस्टर हो ताकि देखभाल करने वाले व्यक्ति को आराम मिल सके और अन्य परिवार के सदस्य समय समय पर मदद कर सकें। जब कोई व्यक्ति स्ट्रोक का अनुभव करता है और अस्पताल में प्रवेश करता है तो उसके कई परीक्षण किए जाते हैं। वे परीक्षण क्या होते हैं? खैर, आमतौर पर रक्त परीक्षण, हृदय परीक्षण, स्कैनिंग परीक्षण। लगभग हर मरीज़ जो अस्पताल में आता है उसे कुछ प्रकार का मस्तिष्क स्कैन होना चाहिए। और आजकल हम या तो सीटी स्कैन करते हैं जो एक्सरे स्कैन होते हैं, या हम मैग्नेटिक स्कैन करते हैं या एमआरआई। वे दोनों समान प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं और उनके अपने अलग अलग फ़ायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन अधिकांश स्ट्रोक मरीज़ों को कुछ प्रकार का मस्तिष्क स्कैन होना चाहिए। इसके अलावा हम परीक्षणों के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रोक का कारण क्या है, क्योंकि हमेशा एक अंतर्निहित रक्त वाहिका होती है जो अवरुद्ध हो गई है या एक थक्का जो परिसंचरण में यात्रा कर चुका है। बस इसलिए हम हृदय की इमेजिंग के साथ हृदय को देख सकते हैं, या हम कैरोटिड धमनियों की अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के साथ कैरोटिड धमनियों को देख सकते हैं। अधिकांश स्ट्रोक मरीज़ों को एक कार्डियोग्राफ होना चाहिए, जिसे हृदय का ईसीजी कहा जाता है, और रक्त परीक्षण किए जाने चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह जैसे जोखिम कारकों की जांच की जा सके, और अन्य रक्त परीक्षण नियमित रूप से स्ट्रोक के मरीज़ों में किए जाने चाहिए। इसलिए एक स्ट्रोक मरीज़ को कुछ रक्त परीक्षण, कुछ इमेजिंग, हृदय इमेजिंग और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की उम्मीद हो सकती है। क्या स्ट्रोक के अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। स्ट्रोक आपके मस्तिष्क को रक्त वाहिका के कारण से होने वाली कोई भी क्षति है। ये स्ट्रोक की व्यापक परिभाषा है और सामान्यतः
रक्त वाहिकाएं या तो अवरुद्ध होती हैं या वे खून बहाती हैं, और ये दो अधिकांश स्ट्रोक रक्त वाहिकाओं के अवरोध होते हैं। लेकिन आप मस्तिष्क में खून बहने से भी स्ट्रोक हो सकता है। वे क्यों अवरुद्ध होते हैं, इसके कई कारण होते हैं, लेकिन सामान्यतः वे अवरुद्ध होते हैं क्योंकि मस्तिष्क में ही धमनियाँ संकीर्ण हो जाती हैं या एक थक्का धमनियों में यात्रा कर मस्तिष्क में फंस जाता है और अवरोध का कारण बनता है। आपने कहा कि स्ट्रोक मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है, हम लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर पर हो सकता है। स्ट्रोक की जटिलताएं क्या हैं? खैर, जो सामान्य लक्षण कोई अनुभव करता है वे काफ़ी विविध होते हैं क्योंकि मस्तिष्क की अद्भुत प्रकृति के कारण इसके कई कार्य होते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग उस कमज़ोरी के बारे में जानते होंगे जो कोई अनुभव कर सकता है, लेकिन कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि दृश्य परिवर्तन हो सकते हैं, लोगों की वाणी प्रभावित हो सकती है, उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, गणना करने की क्षमता और स्मृति कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो स्ट्रोक मरीजों को प्रभावित कर सकते हैं और जटिलताएं, जैसा कि आपने कहा। उदाहरण के लिए दर्द एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे डॉक्टर को रिपोर्ट करना और उसका इलाज कराना महत्वपूर्ण होता है यदि आप उससे पीड़ित हैं, और यह निश्चित रूप से स्ट्रोक के साथ हो सकता है। मरीज कंधे की कठोरता से पीड़ित हो सकते हैं। यदि आपके मस्तिष्क पर स्ट्रोक से एक निशान है तो आप दौरे या झटके या फिट्स के रूप में जाना जाता है का अनुभव कर सकते हैं और इसका बहुत प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। और अन्य चीज़ें आपकी स्मृति और व्यक्तित्व में परिवर्तन से संबंधित होती हैं जो स्ट्रोक के साथ हो सकती हैं, साथ ही मूड में परिवर्तन। इसलिए वास्तव में कई विविध प्रकार की जटिलताएं हो सकती हैं। तीव्र चरण में हम छाती के संक्रमणों के लिए भी देखते हैं जिनके लिए स्ट्रोक मरीज प्रवृत्त होते हैं क्योंकि भोजन के गलत तरीके से उनके फेफड़ों में जाने का जोखिम होता है। और हम जब व्यक्ति काफ़ी स्ट्रोक से अचल हो जाता है तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज को दबाव के अल्सर या उनकी त्वचा पर अल्सर नहीं हो जाते हैं। इसलिए जटिलताओं की काफ़ी विविधता होती है और शायद स्ट्रोक देखभाल या तीव्र स्ट्रोक देखभाल के अधिक आधुनिक दृष्टिकोण का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में उन जटिलताओं को संबोधित करना और स्ट्रोक के प्रारंभिक चरणों में व्यक्ति की देखभाल के तरीके के बारे में बहुत सावधान रहना है ताकि वे आप उनकी संभावनाओं को अधिकतम कर सकें एक अच्छी रिकवरी की। इन सभी जटिलताओं की संभावना को देखते हुए मैं कल्पना करता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है जब मैं वापस आ जाऊँ, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी नियमित चिकित्सा जांच हो। जब मैं समुदाय में वापस लौटूं तो मुझे कितनी बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये भिन्न होता है, लेकिन कम से कम हर 3 महीने में आपको अपने प्राथमिक डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपका रक्तचाप जांचा जा सके। यदि आवश्यक हो तो आपकी शुगर की जांच की जाए ताकि यह देखा जा सके कि यदि आपको मधुमेह है तो आपकी मधुमेह नियंत्रण कैसी है, आपके लिपिड्स की फॉलोअप और यह कितना अच्छी तरह से नियंत्रित है। साथ ही स्ट्रोक के संबंध में हमने जिन जटिलताओं और सामान्य मुद्दों पर चर्चा की है उन्हें संबोधित करना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम हर 3 महीने में। यदि लोग स्ट्रोक के बाद वारफारिन पर हैं तो उन्हें नियमित रक्त परीक्षण कराना होता है, और यदि वारफारिन नियंत्रित है तो यह केवल हर सप्ताह या हर 2 सप्ताह में एक रक्त परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन वारफारिन दवा के शुरुआती चरणों में आपको अधिक बार रक्त परीक्षण कराना पड़ सकता है और आपको अपने डॉक्टर से अधिक बार मिलना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि दूसरा संदेश ये है कि यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो 3 महीने की अपॉइंटमेंट का इंतज़ार न करें। सुनिश्चित करें कि आप स्वास्थ्य पेशेवर के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं ताकि आप फॉलोअप कर सकें। रोकथाम इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, हाँ। बहुत धन्यवाद। मेरा आनंद।